हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का क्लास 10 देखने वाले हैं, यानी कि क्लास 10 हमारा होने वाला है। भाग वन और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और भाग 3 का ये दोस्तों दूसरा वीडियो है। भाग 3 का ये क्या है? दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम भाग 3 को बिल्कुल दोस्तों कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग चलते हैं दोस्तों, और भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम देख लेते हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम देखिए दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम क्या है? निवारक निरोध अधिनियम 1950 यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, ठीक है। 1950 का पहला भारत का निवारक निरोध अधिनियम था। 31 दिसंबर 1972 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, मीसा पर। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा पर, ठीक है। ये क्या हुआ है दोस्तों? ये क्या हुआ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि 1971 में लाया गया, किंतु इसका क्या हुआ दोस्तों? क्या लाया गया 1971 में, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो इन 1971 में दोस्तों क्या लाया गया? मीसा लाया गया, मीसा, ठीक है। मीसा लाया गया। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कब लाया गया दोस्तों? 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण दोस्तों 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1978 में दुरुपयोग होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का, ठीक है, लाया गया। लेकिन इसे दोस्तों कब लाया गया? 1980 में लाया गया था। यह अभी तक दोस्तों क्या है कि लागू है। ये अभी तक रासू का जो है अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है, ठीक है। इसके तहत इंडियन पुलिस इनकाउंटर कर देती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों टाडा, ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसक, ठीक है, विध्वंसक, ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां टाडा, ठीक है। इसे दोस्तों कब लाया गया? 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। इसे कब लाया गया था? 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण दोस्तों 31 मई 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों पोटा, ठीक है। पोटा आतंकवादी निवारक अधिनियम, आतंकवादी निवारक अधिनियम, ठीक है। यानी इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर इसका हिंदी में फुल फॉर्म, यहाँ पर इंग्लिश में फुल फॉर्म है, ठीक है। यह दोस्तों यह भी क्या है कि आतंकवादी पर लाया गया था, ठीक है, आतंकवादी पर। इसे दोस्तों 2001 में प्रारंभ किया गया था और 2004 यानी 3 साल के अंदर ही इसे समाप्त कर दिया गया था दुरुपयोग होने के कारण, ठीक है, दुरुपयोग होने के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, ठीक है। UAPA, ठीक है, UAPA। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना। आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। पुलिस और जांच एजेंसी इस कानून के तहत ऐसे आतंकवादी अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है, ठीक है, संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आतंकी गतिविधि में शामिल होते हैं, ठीक है, आतंकी गतिविधि में शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 23 देख लेते हैं। बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन का, ठीक है, बिना वेतन का काम कराना, ठीक है।
पर रोक लगाया गया। ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बिना वेतन के काम नहीं करवा सकते हैं, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मदद पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का बात होगा तो फोकट में करना भी चाहिए। ठीक है, फोकट में करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 और 14, ठीक है, अनुच्छेद 24 है। ठीक है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण। ठीक है, ठीक है, अंतःकरण की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को किरपार और तलवार और मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, हिंदुओं को टीका और मुसलमानों को क्या, दाढ़ी, और सिखों को किरपान तलवार रखने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों क्या, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, इसमें दोस्तों सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत यज्ञ हवन करने पर दोस्तों, यानी कि यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज करने पढ़ने, ठीक है, और धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए ये लोग समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 36 कहता है कि यज्ञ करने का, हिंदू यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने की स्वतंत्रता है, सड़क पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, धार्मिक संस्थान का स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, क्रियाकल्पना करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला देखेंगे अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन दिया गया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 को देखते हैं। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो चीज़ दोस्तों सरकारी चल रहा है, सरकारी धन से चल रहा है, उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखते हैं। संस्कृत के एक भाषा है। ठीक है, संस्कृत क्या है, एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। ठीक है, और इसी प्रकार उर्दू क्या है दोस्तों, अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लामिक धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, सरकारी मदरसा दोस्तों जो है अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार देख लेते हैं। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद दोस्तों 29-30 में दिया गया है, यानी कि अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक। ठीक है, अनुच्छेद 31 देखते हैं। इसमें दोस्तों पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति की अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा गया है, चर्चा की गई है। ठीक है, जो मूल अधिकार था, जो कि मूल अधिकार था, किंतु 44वां संशोधन 1978 के दौरान करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया इसे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 का दोस्तों वीआई में, अनुच्छेद 19 का वीआई में, ठीक है, अर्जित संपत्ति की चर्चा था, अर्जित संपत्ति की चर्चा था। जबकि दोस्तों 31वें अनुच्छेद में पैतृक संपत्ति की चर्चा था। ठीक है, पैतृक संपत्ति की चर्चा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। जबकि दोस्तों कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता, किंतु सरकार छीन सकती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखेंगे। अनुच्छेद 32 को कवर करेंगे।
अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है दोस्तों? 5 प्रकार के रीट यानी कि दोस्तों संपादेश जारी करता है, ठीक है, जारी करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका रीट दोस्तों, देख लेते हैं, ठीक है। रीट क्या कर लेते हैं हम लोग, रीट इनका देख लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, ठीक है, परमादेश हो गया, ये सब जारी करता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करता है, समादेश जारी करता है, ठीक है। उस पाँचों प्रकार के रीट को हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के रीट के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रीट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को एससी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और हाई कोर्ट को दोस्तों एचसी से डिनोट करेंगे और डीसी कोर्ट को दोस्तों डीसी से डिनोट करेंगे, यानी कि एच से सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग देखने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों 5 प्रकार के रीट याचिका यानी कि समादेश जारी करती है, जो उसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला दोस्तों जो रीट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ी रीट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ी रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है, ठीक है। जो आपके घर में पुलिस आता है, प्रशासन आता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की 24 घंटे के भीतर सहशारीरिक न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करे जिस व्यक्ति को आपने पकड़ के रखे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करती है तो उसी पर दोस्तों यानी कि पुलिस वाले पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जाता है कि आप सहशारीरिक यानी कि जिस प्रकार से उसका शरीर था तोड़ फोड़ के नहीं, मार पीट के नहीं, जिस प्रकार से उसका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, ले जाकर न्यायालय में ले जाना है, ठीक है। अपराधी कब उसे कहा जाएगा दोस्तों? हम अपराधी कह सकते थे कि जो अपराधी को पकड़ा है पुलिस ने उसको ले जाए, लेकिन अपराधी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम टीचर हैं। टीचर हैं तो हमें ये पता है कि दोस्तों उस व्यक्ति को जब तक अपराधी न्यायालय नहीं कह सकता है तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार या अपराधी करार नहीं देता है तब तक आप भी उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते हैं। ये कानूनी अपराध हो जाता है, ठीक है, यह कानूनी अपराध हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब परमादेश देख लेते हैं, परमादेश, ठीक है। परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं क्या मतलब दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसका अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट कहता है सबसे बड़ा कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उससे छोटा दोस्तों हाई कोर्ट, उससे छोटा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं जब कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी अच्छे से काम ना करे या नहीं करे तो उस पर यह जारी किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे से काम यानी कि जो पुलिस वाला व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई एसपी डीएसपी डीएम, ठीक है, कोई भी हो गया सरकारी, ठीक है, अच्छे से काम ना करे तो ये दोस्तों कौन लाता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है परमादेश। हम आदेश देते हैं ये काम करो, चाहे कह दिया कि सजा हो गया जाओ बंद तो बंद, ठीक है। चलो, अब आप लोग ये भी समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखते लेते हैं दोस्तों तीसरा रीट अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे
जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे, कैसा कार्य को दोस्तों, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचार रोकने के लिए, संवैधानिक उपचार रोकने में दोस्तों अधिकार परीक्षा को यानी कि पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है कोई व्यक्ति मारा गया तो उसको जो अच्छा होता है शरीर में पता नहीं, हमको ये तो पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम का मतलब होता है जांच किया जाता है। जांच में अब डॉक्टर क्या काढ़े ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कढ़ाता होगा, ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो अच्छा शरीर में होता है, लोगों को काम आ जाए, वो चीज़ निकाल दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम जांच इसलिए होता है कि किस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ने मारा है वो किस तरीके से मारा है, क्या चीज़ से मारा है, कितने जोर से मारा है, ये सब पता लगा लिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर द्वारा, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचार को रोकने में दोस्तों, संवैधानिक उपचार को रोकने में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? यह दोस्तों ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर दोस्तों तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे दोस्तों, सुने होंगे, ठीक है, पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन का नाम सुने होंगे, ठीक है। पुनरावलोकन ये क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी से गलती हो जाता है। गलती से किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, सजा दे दिया जाता है। तो उसको मान के चलिए अचानक से पता लग गया कि नहीं ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, या कोई गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है, तो उसको बैक लेना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है कि हम इसको खारिज करते हैं, गलती से हमने बोल दिया, ठीक है, गलती से ये कानून को लागू किया, ठीक है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है वो अपने आप में कानून बन जाता है, ठीक है। तो उसे पुनरावलोकन कहते हैं कि वो अपने गलती को क्षमा मारकर बैक हो जाता है, बैक होकर वो फिर से उसको रिपीट करता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, हम इसको पुनरावलोकन करते हैं, ठीक है, पुनरावलोकन करते हैं, ठीक है। तो उसी को दोस्तों पुनरावलोकन कहते हैं। फिर से एक बार प्रतिषेध को समझ लेते हैं। ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला गलत सुना देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं उत्प्रेषक, ठीक है, उत्प्रेषण, ठीक है। यह भी दोस्तों ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लाती है, तब लाती है दोस्तों जब निचली न्यायालय अपने अधिकार से उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, ठीक है, फैसला सुना चुकी होती है, ठीक है। चलिए तो ये तथ्य है, तथ्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तथ्य को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। आगे इसी तरह से वीडियो आता रहेगा, ठीक है, ये इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा। और दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये नहीं कि प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट जाइएगा तो लाइन बाय लाइन है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि दोस्तों अंबेडकर जी ने, जो संविधान में सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको बता दें जो ये भीमराव अंबेडकर जी थे, ये संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जो बिहार के राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। क्यों कहा है दोस्तों, कारण क्या हो गया कि कहना पड़ा? क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है या जनता है, ठीक है, जो गरीब है, वो आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सीधा भारत के सबसे ऊपरी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, एसी कोर्ट में, ठीक है, एसी कोर्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे।
किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का आत्मा कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार का जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए थे, किसी ने प्रस्तावना का संविधान का आत्मा कहा, तो किसी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा, किसी ने कहा कि ये अनुच्छेद संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो मतलब कि अपना अपना राय दिए थे कि ये आत्मा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आत्मा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को, और ये है दोस्तों अनुच्छेद को। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जबकि दोस्तों भाग पूछेगा किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। जिस प्रकार से दोस्तों सुग्रीव कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट जारी करता है, उसी प्रकार से एचसी कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रीट जारी हाई कोर्ट भी करता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद दोस्तों हम लोग देखते हैं 33। ठीक है, 33। ठीक है, 33 अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से समझिएगा, जैसे दोस्तों कि अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद भवन दोस्तों सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद ये दोस्तों 34 है। ठीक है, अनुच्छेद ये 34 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले समझ लीजिए कि संसद भवन कहता है कि कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए या पूरे समय के लिए संसद भवन सेना, मीडिया, गुप्तचर की मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, सीमित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 34 देखते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का अपना न्यायालय होता है, तो सेना का न्यायालय को दोस्तों कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर कोर्ट मार्शल यानी मार्शल लॉ होता है, जिसका दोस्तों AFSPA है। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अनुच्छेद 35 देखते हैं। अनुच्छेद 35, ठीक है, अनुच्छेद 35 भाग 3, अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को दोस्तों 7 श्रेणी में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में श्रेणी है दोस्तों 6 ही श्रेणी है, पहले 7 था। ठीक है, उस 6 श्रेणी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद दोस्तों 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल दोस्तों 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक है, आगे दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 आर्टिकल में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, जिसे समाप्त कर दिया गया है। 7वां है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो 132 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 132 आर्टिकल में दिया गया है। तो ये सब आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे को याद रखना आपका जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, आपका जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 और 20, 21 का ए और 23, 24 और 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। ये दोस्तों जो आर्टिकल दिख रहा है ये भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है, केवल भारतीयों को मिलता है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना
मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों अन्य व्यक्तियों का मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, आप रोड पे गए या आपका घर का कोई व्यक्ति विशेष दबा गया, मर गया, ठीक है, दबा गया, मर गया, तो उस पर दोस्तों आप रोड पर जो चक्का जाम करते हैं ये आपके विरोध में है। ठीक है, विरोध में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके विरोध में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये आपका दोस्तों मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये मूल अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को दोस्तों मूल अधिकार का हनन करते हैं, आप किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को, घंटी को ऑल कीजिए। ठीक है, बहुत जल्द ही फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और इसके बाद आएंगे तो भाग 3 को पूरी तरह से कवर कर देंगे। भाग 3 का 4-5 वीडियो होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।